नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, पाम का एनालिसिस जो होता है उसमें सबसे पहले हम पाम के जो आउटर यानी कि पाम का जो स्ट्रक्चर है और फिंगर और थंब का जो स्ट्रक्चर है, साथ में इनका प्लेसमेंट, पाम का कलर और स्किन किस तरीके की है, इस पर व्यक्ति के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ पहले पता चल जाता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये पाम जो है वो रेक्टेंगल शेप का पाम है। रेक्टेंगल का मतलब इस तरीके के पाम को हमारे पामिस्ट्री के अंदर बेहतर माना जाता है, यानी स्क्वायरिश पाम के कंपैरिजन में या मिक्स हैंड के कंपैरिजन में, जिसे हम मिश्रित हाथ कहते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति जो होती है वो रेक्टेंगल पाम की होती है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगल पाम के साथ जो दूसरी स्थिति है वो ये है कि इस पाम का कलर जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल कलर का ना होना व्यक्ति के जीवन में इमोशनल यानी कि मूड स्विंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस हाथ में अगर ढंग से देखेंगे तो ये पूरा पाम जो है वो रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, यानी थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा वाइट, यहाँ पर रेड, फिर ये वाइट, फिर ये वाइट, फिर यहाँ रेड। इस तरीके से ये रेड और वाइट होकर के पूरा हाथ बनता है। जैसे ये फर्स्ट फैलेंज आपके रेड हो गए, ये थोड़े से वाइट हो गए, फिर ये वाइट हो गए, यहाँ थोड़ी रेडनेस आ गई, तो यहाँ बीच में ये वाइट हो गया। तो इस तरीके से जो ये पाम जो होता है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है मूड स्विंग को लेकर के। और मूड स्विंग का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मूड स्विंग का मतलब होता है कि अचानक बैठे बैठे व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाना, यानी कि व्यक्ति का व्यवहार जो है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। उस सामने वाले व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आता कि इसका व्यवहार ये बदला क्यों, यानी उसका बोलने का तरीका, उसका जो विचार व्यक्त करने का तरीका या भाषा जो होती है वो अभद्र हो जाती है और उसका अचानक से मूड खराब हो जाता है। और सामने वाले व्यक्तियों को यानी कि परिजनों को ये पता नहीं चलता कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि रात को बहुत अच्छे मूड के साथ कोई व्यक्ति सोया है और सुबह उठ के उसका व्यवहार अचानक आपको बदला हुआ लगेगा। तो ये जो रीज़न होता है ये इनका होता है रीज़न मून की वजह से, क्योंकि इनके पाम के अंदर मून या हॉरोस्कोप में भी अगर कंपैरिजन करें तो ये जो मून है वो केमंद्रुम योग बना रहा है। देखिए, केमंद्रुम योग जो होता है वो चंद्रमा की पीड़ित अवस्था होती है। केमंद्रुम योग का मतलब, वैसे पुराने शास्त्रों में तो ये योग काफ़ी बेकार माना जाता था, क्योंकि उस समय में जब ये योग बनता था तो उस व्यक्ति को गांव से बाहर कर देते थे, यानी उसको देश निकाला दे देते थे, यानी कि उसको सोसाइटी से दूर कर देते थे किसी भी कारणवश। लेकिन आज की स्थिति में आप किसी व्यक्ति को अलग तो कर नहीं सकते, अपने घर से अलग कर नहीं सकते। तो क्या होता है, व्यक्ति जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर अपने आप को अकेला कर देता है, यानी कि अपने विचारों से और अपने मन से वो व्यक्ति अपने आप को उस दौरान बिल्कुल अकेला महसूस करता है जब ये स्थिति होती है। यानी उसे लगता है कि दुनिया में शायद कोई उसका है नहीं और वो अकेला है, और दुनिया जो है, इस तरह के ख्यालात, इमेजिनरी ख्यालात उसके मन में आते हैं। वास्तविकता होती नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि दुनिया में अकेला हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या ये माइल्ड डिप्रेशन है, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये एक तरीके से देश निकाला वाली स्थिति है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को एक जगह पर कैद कर लेता है और सारी दुनिया से अपना संपर्क तोड़ देता है। तो ये भी देश निकाला की तरह ही है, गांव से निकालने की तरह। यानी जब आप सोसाइटी से कट जाते हैं, अपने परिजनों से कट जाते हैं, कम्युनिकेशन तोड़ देते हैं, तो ये आज की स्थिति का केमंद्रुम योग बनता है। तो केमंद्रुम योग जब होता है तो खास तौर से, जैसे जिस दिन फुल मून हो उस दिन व्यक्ति का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, यानी फुल मून जिस समय होता है। और साथ में कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर व्यक्ति अचानक से
बिना चाहते हुए भी, व्यक्ति के ना चाहने के बावजूद भी उसका मूड ऑटोमेटिकली अचानक से उसके दिमाग में कोई ऐसा विचार आता है जिसकी वजह से वो अपने आप को इस तरह के सिचुएशन में चला जाता है। तो यहाँ पर ये ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इनका जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस हैविंग सन एंड वीनस, यानी कि शुक्र और सन का कॉम्बिनेशन है, एंड दैट इज वेरी गुड। एक रेस्पेक्ट में तो ये बहुत अच्छा है, एक रेस्पेक्ट में ये खराब है। ये कब खराब होगा और कब अच्छा होगा ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और देखिए, इनका जो हॉरोस्कोप है वो बड़ा टिपिकल है। मैं आपको पहले बता दूं, किसी साधारण एस्ट्रोलॉजर की बस की बात नहीं है कि इनके हॉरोस्कोप को एक्सप्लेन कर सके। क्यों? क्योंकि इनका हॉरोस्कोप बहुत टिपिकल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। साधारण विद्वान या साधारण एस्ट्रोलॉजर इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यानी इसके बारे में सही सही जानकारी आपको नहीं दे सकता। मैं अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने प्रभु के आशीर्वाद से जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त, उसके आधार पर मैं ये प्रेडिक्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो प्लैनेट की पोजीशन है वो जिस हाउस में है, बेसिकली वो उसके रिजल्ट देते नहीं हैं, वो दूसरे हाउस के रिजल्ट देते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर हॉरोस्कोप में यहाँ पर राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो रिजल्ट देता है 7वें भाव का, जबकि प्लेसमेंट है उसका 8वें भाव में। तो ये जो चीज़ है, इसकी वजह से प्रेडिक्शन में थोड़ा बदलाव आता है और इसी वजह से उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो शुक्र और सूर्य जो है, पहले मैं पाम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले पाम की बात को समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसको हॉरोस्कोप से कंपेयर करके दिखाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको नोट क्या करनी है, वो नोट ये करनी है कि इनका जो ये वाला पोर्शन है हाथ का, आप इसको देखिए और इस पोर्शन को देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि दिस पोर्शन इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। ये हिस्सा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हिस्सा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी आप समझ रहे हैं बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये नीचे का जो लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद कंपेयर टू अपर पार्ट। ये अपर पार्ट है, यानी फिंगर का पार्ट है। फिंगर्स का जो ये पार्ट है, यानी कि ऊपर के इनके फैलेंजेस, आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो वो तो और भी ज़्यादा कमज़ोर है, जबकि ये ऊपर के जो हिस्से हैं इनका कमज़ोर होना इस बात का इंडिकेशन होता है कि व्यक्ति ब्रह्मांड से अपनी ऊर्जाएं जो है वो पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये हमारे रिसीवर्स हैं। ये हमारी ब्रह्मांड में जो ऊर्जा होती है उसको रिसीव करने के रिसीवर्स हैं। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होते तो क्या होता है कि यहाँ पर हाफ पाम जो है, इतना पाम जो है वो कमज़ोर हो जाता है और ये नीचे का पोर्शन बहुत हैवी हो जाता है। तो ये हैवी होना क्योंकि इसमें कार्मिक, यानी आपके कर्म की प्रधानता ज़्यादा हो जाती है। आपको ऊपर से ऊर्जा जो मिलनी है, प्लैनेट्स की शुभ ऊर्जा भी है तो भी आपको मिल नहीं रही। तो ये जो डिसबैलेंस है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि आप जिस हिसाब से सोचते हैं उस हिसाब से आपको ग्रहों की ऊर्जा नहीं मिलती, और जब आपको ग्रहों की ऊर्जा नहीं मिलती तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। लेट अस सपोज, ऐसे लोग क्या करते हैं, जीवन में बहुत बड़ा बड़ा प्लान कर लेते हैं या बातों से एक बहुत बड़ी प्लानिंग बना लेते हैं, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते। एक्टिवेट क्यों नहीं कर पाते? अपने आलस की वजह से। इन लोगों की जो सबसे बड़ी कमी होती है तो ये लोग आलसी होते हैं बेसिकली, और अपने इसी आलस की वजह से ये अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ खोते हैं। यानी अपने जीवन में ये 3 चीज़ों से अपनी बर्बादी करते हैं, जो इनको, एक तो इनका काम वासना, एक इनका क्रोध और एक इनका आलस। ये 3 चीज़ें इनको नकारात्मकता की ओर ढकेलती हैं, यानी कि इनकी शुभता को कम करती हैं, यानी शुभ प्रभावों को कम कर देती हैं। अगर ये 3 चीज़ों पर कंट्रोल कर लें तो ये जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन ये 3 चीज़ों पर कंट्रोल करना आपको लगता है आसान है, लेकिन ये दुनिया का बहुत मुश्किल काम है। इसे केवल और केवल स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल मेथड से ही आप
इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अन्यथा आपके अंदर तो इतनी पावर खुद के अंदर होती नहीं कि आप इसे कंट्रोल कर सकें। अब देखिए, स्थिति के आधार पर मैं बताता हूं कि यहां पर इनका जो पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि ये इनकी जो हार्टलाइन इसके अंदर जाती है, इस तरीके की स्थिति जब बनती है किसी भी व्यक्ति की, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि व्यक्ति लव मैरिज करने का प्रयास करता है। लेकिन इनके केस के अंदर उसमें इनको सफलता नहीं मिलती, बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती। अंततः इनका लास्ट में अरेंज मैरिज होती है जो कि सक्सेसफुल होती है। ये इनका स्पष्ट सा एक प्रेडिक्शन है मैरिज से रिलेटेड। मैरिज इनकी लेट होती है। क्यों लेट होती है? क्योंकि ये अपने ही विचारों से, अपनी ही चीज़ों से, अपनी ही इनके विचार जो होते हैं, ये इन्हें मैरिज लेट कराने के लिए बाध्य कर देते हैं। देखिए, इनके साथ क्या समस्या है कि ये मदर जो फादर इनके होते हैं ऐसे लोगों के, वो इनको मदर फादर की तरह नहीं, एक गुरु की तरह इनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। यानी कि पुत्र ना मान के गुरु यानी शिष्य और गुरु के रूप में इनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर ये मदर फादर की बात को मान लें तो ये जीवन में 100% सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन ये स्थिति इनकी बनती नहीं है। इसको बनाने के लिए इनको प्रयास करना पड़ता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का परिणाम ये है कि आपको जो आप मेहनत करेंगे वो आप उसमें आपको पूर्णतः सफलता मिलेगी। धैर्य के साथ में आप इनके साथ लगे रहिए, एक दिन ये आपका नाम इतना ऊंचा कर देंगे और कि आपको यकीन नहीं होगा, और इनको खुद को भी यकीन नहीं होगा कि हमने ऐसा कर दिया। ये चीज़ इनकी इम्पोर्टेंट, क्योंकि सूर्य इनका जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठ करके निश्चित तौर पर शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन जो है ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन, शुक्र और बुध एक साथ हो जाए तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। तो ये योग इनके हाथों में है, लेकिन ये फलीभूत क्यों नहीं होता? क्योंकि फर्स्ट हाउस में तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाने से व्यक्ति के कुछ गुण जो हैं, कुछ अवगुण कह सकते हो आप, या कुछ ऐसी समझ लीजिए कि आप कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से व्यक्ति अपने सर्वस्व अच्छी चीज़ों को अपने ही हाथ से खोने लगता है। दूसरी चीज़, इनको अपने डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन शक्ति से संबंधित। एक्चुअल में इनको जो बेचैनी और घबराहट जो होती है वो इनकी डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से होती है, क्योंकि इनकी हेल्थ लाइन जो है वो पुअर है, यानी कि टूटी हुई है। और ये हेल्थ लाइन जो है इसका संबंध लीवर से है, और ये इनके मन के अंदर एक अजीब किस्म की बेचैनी पैदा करता है। इससे ये विचलित हो जाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा है जो मन खराब हो रहा है, पर ये बताते नहीं है। बेसिक रीज़न यही होता है कि उसकी वजह से इनको एंजाइटी होती है, और एंजाइटी के कारण ये किसी कार्य को ढंग से कर नहीं पाते। तो ये इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए आप इनको थोड़ा सा प्राणायाम, योग या कुछ एक्सरसाइजेस और ये सब चीज़ें के लिए प्रेरणा दें तो निश्चित तौर पर ये अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनका जीवन जो है 2 प्लेनेट से प्रभावित है, वो है सैटर्न, और दूसरा है इनका दूसरा प्लेनेट है इनका राहु, और तीसरा प्लेनेट है इनका जुपिटर, जो कि इनको जीवन में इनको सफलता दिलाता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति है उसके आधार पर देखिए ये बहुत ज़्यादा बॉल की तरह फैल गया, साथ में ये पोर्शन भी बॉल की तरह अपने आप में खड़ा हो गया। यानी कि ये हो गया आपका इंटरनल मार्स, और ये हो गया आपका शुक्र, यानी ये हो गया आपका वीनस, और ये हो गया आपका इंटरनल मार्स, अंदरूनी मंगल, और साथ में ये हो गया आपका जुपिटर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतना पोर्शन ये भी थोड़ा उठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये राहु के इन्फ्लुएंस में आ गई ये तीनों प्लेनेट। साथ में आप देखें, जब भी हाथ के ऊपर यहाँ पर इस तरह से ये लाइनें इस तरह से क्रॉस होती है, इसका मतलब कि ये होता है कि शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है। अब देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है हाथ के आधार पर 1 2 3,
यानी ये तीनों चीज़ें उठ गई। उठने का मतलब ये आपस में एक दूसरे से मिलने का प्रयास कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राहु, शुक्र और मंगल का प्रयास होने से व्यक्ति शुक्र से संबंधित यानी कामुक भाव व्यक्ति के अंदर जागृत होते हैं, और उस कामुक भाव के अंदर राहु हो जाने से वो अनैतिक हो जाते हैं, और मंगल के प्रभाव से उसके अंदर क्रिया हो जाती है। यानी कोई संकल्प बना, आपका कामुक संकल्प बना, और उस कामुक संकल्प को मंगल की वजह से आपने उसको क्रियान्वित कर दिया। यानी कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ व्यक्ति के जीवन के अंदर राहु को कंट्रोल करने के बाद ही ठीक हो सकती है, अन्यथा ये ठीक होना असंभव है। व्यक्ति का चिंतन लगातार उस तरह का चलता रहता है, और वो व्यक्ति के शुक्र को लगातार खराब करता है, इसलिए उनके जीवन में लग्जरी की कमी होने लगती है। इसीलिए ऐसे लोगों के जीवन के अंदर इनके पास पैसा भगवान के दया से पहले से ही होता है इनके जीवन में, यानी इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये अपनी कुछ आदतों की वजह से अपने ज़िंदगी के अंदर मनी के ग्राफ को अपने आप कम कर लेते हैं। यानी अपनी कमाई को जब ये खुद कमाने निकलते हैं तो अब पैसा इनके पास कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जो कि शायद क्योंकि पेरेंटल है, ये मेरे को लगता है पेरेंटल इनकी लाइफ के अंदर आई है, यानी जिसे हम कहते हैं इनका 11th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि 11वां हाउस होता है गेन का। गेन के अंदर इनके 39 पॉइंट के साथ में गेन बहुत अच्छा माना जाता है 11वां हाउस, और 11वें हाउस के साथ कर्म का भाव भी इनका 35 पॉइंट के साथ है। यानी कि ये करने का पूरा प्रयास भी करते हैं और गेन भी दिखाता है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्थिति को ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? उसका कारण है कि 11वें हाउस का एक्टिवेशन 3 चीज़ों से डिस्टर्ब होता है, एक काम वासना से, एक क्रोध से और एक आलस से। ये 3 चीज़ें व्यक्ति अपने जीवन में बैलेंस कर ले। देखिए भाव तो ये सभी आते हैं, आदमी की युवावस्था होगी तो काम भावना भी आएगी, व्यक्ति के अंदर अगर अग्रेशन है, कोई काम करने की तमन्ना है तो उसमें थोड़ा बहुत क्रोध भी आएगा, और आलस तो व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। अगर व्यक्ति का मैं शनि उसका ठीक नहीं है तो व्यक्ति का आलस भाव रहेगा, यानी सुबह लेट उठना, लेट जाना, लेट करना, हर कामों को टालना। तो ये 3 चीज़ें जो है 11th हाउस, यानी कि आपके मार्जिन जो होता है, आपका जीवन में आपको जो लाभ मिलना होता है, उस लाभ के अंदर बहुत बड़ी कमी ले आते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में 11th हाउस का जो भगवान देता है उससे उसको बहुत कम लाभ इसीलिए मिलता है, इन 3 चीज़ों की वजह से। इन 3 चीज़ों में जो भी चीज़ आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी वो 11वें भाव के प्रॉफिट को कम कर देती है। इसलिए 11वां भाव अच्छा होने के बावजूद भी लोग उसका पूरा फायदा उठा नहीं पाते। तो ये स्थिति है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम किसी व्यक्ति को ये कहें कि आप अपने काम भावना को कम कर लीजिए, आप क्रोध कम कर लीजिए, आलस कम कर लीजिए, लेकिन ये संभव नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है। किसी व्यक्ति इतना अंदर से पावरफुल नहीं होता, बहुत कम लोग इतने डिटरमाइंड होते हैं जो बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं और उसी तरीके से फिर बिहेव करते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज बनाई जाती हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं कि वो अपना असर उस व्यक्ति पर धीरे धीरे करके उनको इन्हीं चीज़ों से बचा करके उनके अंदर पॉजिटिविटी को इन्हेंस कर देती हैं। तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली थोड़े समय बाद उसके मन में ये भाव आने लगता है कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ जो आलस कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ जो क्रोधित हो रहा हूँ, मुझको ये काम वासना, ये काम रूपी चीज़ों से मुझे परहेज करना चाहिए, जीवन में लोग तरक्की कर। इस तरह का भाव जो होता है वो रेमेडीज़ की वजह से आता है, जब व्यक्ति स्वतः कुछ करने की स्थिति में नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है कि राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन 8वें भाव में, लेकिन चलित कुंडली में 7वें भाव के अंदर इसका रिजल्ट, यानी कि ये जो है ये विचार इस तरीके के यूँ समझ लीजिए हो जाते हैं कि व्यक्ति को एक अग्रेशन तो आ ही जाता है। देखिए मैंने कहा ना, जब मूड स्विंग का प्रॉब्लम है तो अग्रेशन तो होता ही है। दूसरी चीज़, अगर आप ढंग से देखें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये लाइन इनकी डार्क हो गई, डार्क मतलब गहरी हो गई, और यहाँ पर ये हल्की है इतनी, और यहाँ पर फिर ये हल्की है। अब इस पीरियड को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये पीरियड होता है करीबन 30 साल से लेकर के 45 साल तक, यानी कि 31 से लेकर 45 तक ये थोड़ी सी टेंशन इनकी बढ़ती है। यानी कि ये ग्राफ मानसिक तनाव को दिखाता है, और ये पोर्शन, और आप ये देखिए कि हाथ के अंदर ये पोर्शन जो है इनका ये डार्क हो गया,
और साथ में देखिए ये पोर्शन यहाँ पर डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया और ये लाइन डार्क हो गई। जहां पर भी कोई लाइन फैल जाती है, सूज जाती है, डार्क हो जाती है, कलर अपना चेंज कर लेती है, इसका मतलब यहाँ आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर है। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन है, बेसिकली मैं बता दूं कि यहाँ पर इनकी फेट लाइन जो है वो टूट रही है। यहाँ तक आने के बाद फेट लाइन जो है, ये यहाँ तक फेट लाइन आई, उसके बाद ये फेट लाइन यहाँ चलती है। इस समय में ये फेट लाइन चलती नहीं है, इसलिए यहाँ पर पोर्शन डार्क हो गया और इसी वजह से ये पोर्शन जो है यहाँ पर डार्कनेस आ गई और इसी वजह से यहाँ डार्कनेस आ गई। तो ये पोर्शन जो है इनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल देता है और साथ में इनको स्ट्रगल, देखिए याद रखिएगा मेरी बात को, कि लोग स्ट्रगल को बड़ा नेगेटिव लेते हैं वैसे, लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो स्ट्रगल को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि जीवन में जितनी भी चीज़ें व्यक्ति सीखता है वो स्ट्रगल टाइम में सीखता है। और अगर स्ट्रगल टाइम में सीखी हुई चीज़ें सक्सेसफुल टाइम में आपके काम आती है, ये आपका सिद्धांत है, आप जीवन में कभी भी देख लीजिएगा। इंसान को बुरे वक्त में, बुरे और स्ट्रगल के टाइम पर ही वक्त की, पैसे की, समय की, भावों की, माँ बाप के किए हुए कार्यों की, आपके लिए किसी ने क्या किया उसकी, तथा आपको अपनी ज़िंदगी में हर छोटे मोटे पहलुओं के बारे में रियल नॉलेज जो होती है वो व्यक्ति को होती है। और ये उम्र में जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इसके साथ में व्यक्ति का मनोबल ना टूटे और व्यक्ति को लगातार वो ऊंचाइयों पर चले, तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रेमेडी कर दें तो व्यक्ति टूटता नहीं है, व्यक्ति घबराता नहीं है, व्यक्ति के अंदर लगातार एक एनर्जी जो है वो उसके अंदर जाती रहती है, जिससे कि वो आने वाली समस्याओं से डे टू डे बेसिस पर लड़ता रहता है। इस तरीके से आप मान सकते हैं। साथ में जो मैं सन की बात कर रहा था, तो सन की बात मैं इसलिए कर रहा था कि इनका सन माउंट जो है वो बहुत इफेक्टिव है। एक तो इस तरह की ये आकृति और साथ में इस तरह की ये आकृति और उसके बाद फिर ये आकृति, ये सन के ये इस बात का इंडिकेशन है कि व्यक्ति हर स्थिति के अंदर कामयाब होकर के और अपना परचम लहरा देगा। मतलब ये वो स्थिति है जहाँ पर कि व्यक्ति अपने आप को प्रूव कर देता है और उसके पिता को गर्व होता है कि ये मेरा बेटा है। यानी ये स्थिति जो आती है ये आती है ये साइन बनने के बाद में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो नेगेटिव बात इतनी है कि राहु से बचाइए, थोड़ा सा ये पीरियड है इसमें स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से पावरफुल कीजिए। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि जैसे विवाह से संबंधित बात, तो विवाह इनका थोड़ा लेट है। लेट का मतलब है कि करीबन 27 साल के आसपास इनका विवाह होने का एक योग बनता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन सब चीज़ों को समझ करके थोड़ा सा भी प्रयास करें तो ये पूरा हाथ जो है पावरफुल वे से अपने जीवन को काट सकता है और एक बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।